हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यंजन संधि क्या है और कैसे व्यंजन संधि होती है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले व्यंजन संधि को समझ लेते हैं। जैसे देखिए स्वर संधि में जब संधि हम विच्छेद करते थे तो दोनों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हुआ करता था। वैसे ही व्यंजन संधि में व्यंजन संधि का प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए, जबकि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होता है। तो चलिए हम व्यंजन संधि को देख लेते हैं। तो देखिए व्यंजन संधि परिभाषा देख लेते हैं व्यंजन संधि का। सबसे पहले परिभाषा पे बात कर लेते हैं। तो देखिए व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में एक देख लीजिए। जैसे वाक प्लस ईश बराबर वागीश। वाक प्लस ईश बराबर वागीश। तो जैसे देखिए व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन, तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है, इसमें हलंत लगा हुआ है इसलिए क शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर की मिलावट नहीं है, सिर्फ व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण हुआ क और ये स्वर हुआ। अगर यहाँ व्यंजन भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, तब वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो जैसे कि वाक धन ईश बराबर वागीश, तो इसका हम नियम में बताएंगे कि वागीश कैसे हुआ। तो चलिए अब देखते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं इसका। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है व्यंजन संधि में, इसको बहुत ही ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे कि देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसा कि आप पहले देखे हैं, जैसे कि देखिए ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है जो हलंत के साथ लिखा हुआ है, हलंत लगा है, ये हलंत लिखा है, हलंत के साथ लिखा हुआ है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। तो चलिए अब व्यंजन संधि का और नियम देख लेते हैं। तो देखिए नियम, तो नियम देखिए वर्ग के पहले
वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देखिए जैसे इसमें होता है, जैसे वर्ग देख लीजिए, इसमें वर्ग होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। देखिए 5 है, इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम वर्ग के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा वर्ण आ रहा है, ये वर्ग है, इसको हम वर्गीय भी बोलते हैं। तो देखिए वर्गीय व्यंजन, तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। देखिए जो वर्ग बोला जा रहा है, ये वर्ग हम इसी को बोलते हैं। ये जो वर्ग है ना, वर्ग यही है। और पहले वर्ण, तो पहला वर्ण ये है, और तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण ये है। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा वर्ण है। तो चलिए ये लिखने से आप लोग बहुत ही आसानी से व्यंजन संधि समझ में आ जाएगा। तो देखिए वर्ग जो है, वर्ग तो हम इसी को कहते हैं। जैसे कि ये क वर्ग है, इसको क वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका क से स्टार्टिंग करते हैं, क सबसे पहले होता है, इसलिए क को ही पहले रख के वर्गीय लगा देते हैं, तो क वर्ग हो जाता है। जैसे कि ये च वर्ग है, तो च पहले है, फिर छ, ज, झ, य, तो इसे हम च वर्ग के नाम से बोलते हैं। तो च वर्ग बोलेंगे तो ये पाँचों आ जाएगा। ऐसे ही ट वर्ग है, तो ट वर्ग बोलेंगे, वैसे ही पाँचों हो जाएगा। जैसे कि ये त वर्ग है, त वर्ग बोलेंगे तो ये पाँचों हो जाएगा। वैसे ही ये प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, तो इसको हम प वर्ग भी बोलेंगे तो ये पाँचों हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ये व्यंजन संधि में पहला नियम में यही इम्पोर्टेंट है कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो चलिए देख लेते हैं कुछ नियम जो है। देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण इसमें से कोई, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, च, ट, त या प के बाद किसी भी दूसरे शब्द में, जैसे देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क, ये हलंत के साथ रहेगा, ये तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हलंत के साथ रहेगा, के बाद जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, वर्ग का, देखिए वर्ण, जो वर्ण है ये हम अक्षर को बोल रहे हैं, जैसे क हो गया, फिर ख हो गया, ग हो गया, और जब हम वर्ग बोलते हैं तो वर्ग मतलब ये पांचों हो गया। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो देखिए प्रथम वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन,
या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जैसे कि य, व, र, ल, और ऊष्म व्यंजन में कहा, या फिर स्वर, या फिर स्वर हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तीसरे वर्ण में बदल जाता है। चलिए पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर हम इसके आगे बताएंगे। जैसे कि देखिए, इसका परिभाषा है, ये नियम, ये परिभाषा है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस बराबर वागीस। तो देखिए, व्यंजन वर्ण ये हमेशा यहाँ स्वर या व्यंजन नहीं लिखा गया है, यहाँ पे सिर्फ व्यंजन वर्ण लिखा गया है। जैसे कि ये है तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला वर्ड ओनली व्यंजन होना चाहिए, इसमें स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे कि क है तो क में हम हलंत लगाए हैं, तो क में हलंत लगाने का मतलब ये है कि क एकदम शुद्ध रूप से व्यंजन है, इसमें स्वर का मिलावट नहीं है। तो देखिए, यहाँ व्यंजन है, कोई भी संधि हो, अगर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल में भी आ जाए तो व्यंजन संधि का प्रथम शब्द में प्योर व्यंजन होता है, जैसे कि उसमें हलंत लगा होता है, तो जहाँ ही हलंत दिखे वहाँ व्यंजन संधि होता है। तो जैसे देखिए, ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि हमने ये लिखा है, समझाया भी है। फिर देखिए, उसको एक विस्तार पूर्वक से लिख दिए हैं। जैसे देखिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो देखिए, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, दो शब्द हैं, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। तो देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो हलंत के साथ लिखा हुआ है, तो हलंत के साथ लिखा जाता है। ठीक, नियम देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का वर्ग, ये है वर्ग मतलब कि पाँचों, ये क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प, क च ट त प के बाद, तो देखिए क च ट त प जो बोला जा रहा है ना, ये कहीं और से नहीं आया है, यही है क च ट त प। हर एक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण को हम क च ट त प बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, क च ट त प के बाद जब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द जैसे कि ये है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण वर्ग का मतलब इसमें का तीसरा हो या चौथा हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, जैसे कि य र ल व, या फिर ह हो या फिर स्वर हो, कुछ भी हो इधर, तो उसका परिवर्तन, जैसे कि ये क है तो क का परिवर्तन, जैसे कि बोला है ना कि पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो देखिए कि वे पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे देखिए कि ये है क, तो ये पहला वर्ण हुआ क, पहला वर्ण हो गया क, और क यहाँ पे ग में बदल गया है, यानी कि ग अपने ही वर्ग में, मतलब क है तो क वर्ग में ही बदला है ग, क का यहाँ पे ग हो गया है वागीस, वाक धन ईस बराबर वागीस। तो देखिए, क वर्ग है, क वर्ग में से क ग में बदला है, ये नहीं कि क ज में बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदलेगा लेकिन अपने ही वर्ग में बदलेगा। जैसे ये क है तो इसी लाइन में बदलेगा, वो भी तीसरे वर्ण पे बदलेगा।
जैसे च रहेगा तो वो ज में बदलेगा, ट रहेगा तो ड में बदलेगा, वो अपने वर्ग में, अपने ही समूह में बदलेगा, किसी दूसरे में नहीं जाएगा। जैसे क है तो क वर्ग में बदलेगा, च है तो च वर्ग में बदलेगा, ट है तो ट वर्ग में बदलेगा, त है तो त वर्ग में बदलेगा, प है तो प वर्ग में बदलेगा। ये नहीं कि त है तो त लिखा हुआ है, पहला वर्ड त है तो वे कहीं ब हो जाएगा, नहीं, त है तो द होगा, ये अपने ही समूह में बदलेगा। तो चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। तो अब देखिए कैसे हुआ। ये देखिए दिक, दिक प्लस गज, तो ये आया क, और ये भी क हलंत के साथ है, इसलिए ये संपूर्ण व्यंजन है, मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, ये एकदम प्योर व्यंजन है। और यहाँ पे जो ये ग है इसमें स्वर भी है, इसलिए ये यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। अगर जिस व्यंजन में हलंत दिखे वो प्योर व्यंजन होता है, और जहाँ पे हलंत नहीं दिखता है, उसमें कोई मात्रा भी न लगे रहे, तो उसमें अ जरूर मिला हुआ होता है। जैसे कि ये ग है, अगर हम इस वर्ण का विच्छेद करेंगे, इस वर्ण का बस, तो ऐसे लिखा जाएगा ग प्लस अ, ज प्लस अ, जैसे कि ये है ना। तो देखिए ये ग, तो ग पहले आ रहा है, पहले व्यंजन आ रहा है, फिर उसमें स्वर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो रहा है। तो देखिए क, ये मेन है, इसको व्यंजन ही होना चाहिए, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा व्यंजन होना चाहिए। इधर तो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, और व्यंजन में भी कभी तीसरा वर्ण होगा, कभी चौथा होगा, कभी अंतस्थ में से य, र, ल, व या ह भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई स्वर भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमको देखना है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मुख्य पहचान यहीं से हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे व्यंजन संधि है तो ये हलंत लगा हुआ है। तो जैसे देखिए अब यही, तो क जो है ना, जो क है वो अपने ही वर्ग में, जैसे देखिए पहला वर्ण अपने ही वर्ग के, तो देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है अपने ही वर्ग के, तो ये क वर्ग है, ये क है, और ये ग, तो ग में परिवर्तित हो जाता है तीसरे वर्ण, तो तीसरा 1 2 3, ये तीसरा वर्ण है, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए दी, फिर अगर ये आधा ग होता, जैसे यहाँ भी हलंत लगा होता, तो हम यहाँ सिर्फ एक ग लिखते, लेकिन ये तो स्वर के साथ है, इसमें स्वर मिला हुआ है। देखिए जैसे कि इसको हम खंडन किए हैं, इस वर्ण को हम खंडन किए हैं, विच्छेद किए हैं, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो ग संपूर्ण है, इसमें स्वर भी है, तो इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसीलिए इस क का, जैसे यहाँ पे हलंत लगा हुआ है क में, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आधा हम ग लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे अ होता तो ये ग पूरा ग लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे एक तो हलंत है, ये आधा है, और यहाँ पे व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पे आधा ग लिख रहे हैं। तो चलिए वैसे ही देख लेते हैं। जैसे कि एक क वर्ग का मान लीजिए, चलिए एक च वर्ग का देख लीजिए। जैसे देखिए अच प्लस अंत, अच प्लस अंत बराबर अजंत। अब देखिए यह अजंत कैसे हो गया, तो अच है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा हलंत के साथ। तो देखिए जो अच है, तो ये च तो एकदम प्योर व्यंजन है, जैसे ये च है प्लस अ है, तो अब यहाँ तो ये पूरा, जैसे च जो है, तो च अपने ही वर्ग में, मतलब कि च वर्ग अपने ही लाइन में, अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे कि ये च है, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे देखिए परिवर्तित होता है तो च का ज हो जाता है। तो जैसे देखिए ये हुआ है ज, तो च आधा है, ये मतलब कि संपूर्ण व्यंजन है, एकदम इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्वर आ गया है,
तो अब स्वर को तो हम ऐसे लिख नहीं सकते कि अ, फिर यहाँ ज, फिर यहाँ अ, ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पे च आधा है और च में जब हम अ को मिलाएंगे तो ये च पूरा हो जाएगा। और जब हम च का परिवर्तन तीसरे वर्ण में करेंगे, च वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो जाकर पूरा ज हो जाएगा। और ये मात्रा तो ऐसे ही रख देंगे। तो जैसे कि देखिए अच प्लस अंत बराबर अजंत। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे तो का है, तो का है मान लीजिए सट प्लस आनन बराबर सडानन। तो अब देखिए ये सट प्लस आनन, तो सडानन कैसे हुआ? तो देखिए ये ट है तो ये तो संपूर्ण व्यंजन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। और जिस भी व्यंजन में हलंत रहता है उस व्यंजन में स्वर का मिलावट नहीं होता है, वो व्यंजन सिर्फ व्यंजन होता है, प्योर व्यंजन होता है। तो इसलिए यहाँ ये प्योर व्यंजन है। और यहाँ देखिए ये ट तो होता ही है और ट प्लस ये आ गया है, तो ये तो पूरा का पूरा ही स्वर है। जैसे देखिए ये पूरा का तो पूरा ही स्वर है, आ गया है, तो अब तो ये टा हो जाएगा। अब ये टा हो गया, लेकिन जब ट वर्ग का हम तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे, जैसे ये ट वर्ग है और ट वर्ग जैसे ट का हम पूरे तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे, तो देखिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, तो ये तीसरे वर्ण में करेंगे तो अब ट तो था तो ट ड हो जाएगा और जो मात्रा था वो डा हो गया, तो टडानन, सडानन। तो सट धन आनन बराबर सडानन। और देख लेते हैं त का, जैसे सत प्लस गुड़, सतगुड़ बराबर, जैसे देखिए यहाँ तो आया है, तो आप लोगों को पता ही हो गया है कि जिस भी व्यंजन में हलंत रहेगा तो वो शुद्ध व्यंजन ही होगा। अब उसमें तो कोई वो नहीं है कि नहीं इसमें स्वर छुपा हुआ है, इसमें स्वर छुपा नहीं हुआ है। हाँ इसमें स्वर है, इसमें स्वर है, लेकिन इस वर्ण का भी जब हम खंडन करेंगे तो पहले व्यंजन आएगा फिर उसमें स्वर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। तो जैसे देखिए त है तो त प्लस गुड़, तो देखिए त वर्ग का, त वर्ग तो है ही, तो लिखा ही गया है कि पहला वर्ण, जैसे कि ये वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो जैसे कि देखिए ये त वर्ग जो है ना, तो त तो आया ही है, ये वर्ण तो आ गया है, लेकिन ये तीसरे में परिवर्तन हुआ तो द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सदगुण। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे भी अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे हलंत क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये जो व्यंजन था वो स्वर के साथ था, एकदम पूरा था, तो अब ये तो इसमें जा नहीं सकता है, तो इसलिए तो आधा तो का आधा द में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए द के नीचे हम हलंत लगाए हैं, तो सदगुण हो गया। तो चलिए अब देखते हैं प पे देख लेते हैं, जैसे कि सुप प्लस अंत, तो जैसे इसका देखिए सुप प्लस अंत जो है, देखिए ये तो प जो है प आधा है और यहाँ पे आ गया स्वर, तो जब स्वर रहेगा, सिर्फ स्वर रहेगा तब तो व्यंजन में मिल ही जाएगा, लेकिन जब व्यंजन रहेगा तो व्यंजन में नहीं मिलेगा। तो देखिए व्यंजन व्यंजन दो व्यंजन हो जाएगा, इसलिए हमें डबल लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ स्वर और ये हुआ आधा व्यंजन, तो जब ये आधा व्यंजन है तो इसमें ये मिल जाएगा, तो ये पूरा प हो जाएगा, पूरा प होगा। लेकिन प का जब तीसरे अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण का परिवर्तन होगा, जैसे ये प है और तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा तो ब हो जाएगा। जैसे 1 2 3, तो ये पहला वर्ण प आया ही है और तीसरे में बोल रहा है परिवर्तन करने के, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो ये हुआ तीसरा वर्ण, उसी के वर्ग का, प वर्ग का ही, वो सभी लोग बदलेंगे लेकिन अपने ही वर्ग में बदलेंगे। तो देखिए ये ब हो गया, तो जैसे हुआ सु, अब प का तो ब हो गया
और ब पे अंग का मात्रा लग ही जाएगा तो बंग त सुबंत। तो देखिए आज का टॉपिक इतना ही था। चलिए अब हम कल अगले नियम में दूसरा नियम बताएंगे। ये पहला नियम था। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए।